हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स। एक है नेचर ऑफ रूट और एक है कॉमन रूट। दोनों पे ही सवाल आपके जो पूछे जाते हैं जेई में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस पैटर्न पे आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि अगर आपने इसके पहले के वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखे हैं तो आपने ऑलरेडी डिस्कशन देख लिया है फॉर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अगर आपने पीवाईक्यूज को जाके अगर आप एनालाइज करते हो तो मेजर जो आपके यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं जेई मेन की बात करता हूं तो वो बेसिकली रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर ही पूछे जा रहे हैं। न्यूटन सम के ऊपर आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, विच अगेन इज काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स इटसेल्फ। सो उस चीज को तो आपको अच्छी तरीके से मास्टर करना ही है। लेकिन इन टॉपिक्स को भी अगर आप देख के जाते हो तो जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है सवाल आने की, वहां पे आप अपने नंबर कमा सकते हैं। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। जेई मेन का जो स्पेशली आपके यहाँ पे पेपर है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, इसलिए पूरा चैप्टर लगभग कवर हो जाता है। अगर आप यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज अगर देखते हैं किसी भी एक ईयर में पूछे जितने जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार इस शिफ्ट में उन्होंने उस टॉपिक को कवर किया है, अगले शिफ्ट में उस टॉपिक को कवर किया है। सो ऑल इन ऑल जब आप यहाँ पे हर बच्चे से पूछोगे तो हर बच्चा बोलेगा कि मुझे अलग अलग टॉपिक से बेसिकली सवाल देखने के लिए मिले हैं। इसलिए आपको नहीं क्योंकि पता है कि आपके शिफ्ट में एग्जैक्टली कौन सा सवाल आएगा। सो मेक श्योर कि आप पूरे टॉपिक्स यहाँ पर अच्छी तरीके से रेडी करके जाएं, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग हियर। हम हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका फोकस भी बना रहे एंड यू गेट अ गुड आइडिया, है ना। अपना यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें यहाँ पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को सीखना होता है। एक सिंगल वन शॉट अगर 10 घंटे का अगर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, देन आप उस चीज को हफ्ते भर के अंदर ही लगभग भूल चुके होते हो, राइट। लेकिन हाँ, आपके लिए यहाँ पे एक टास्क डेफिनेटली बनता है कि आप कंसिस्टेंटली इन सब वीडियोस को देखें। अदरवाइज अगर आपने बीच में गैप किया, देन यहाँ पे वापस कवर करने में दिक्कत जरूर आएगी। सो वो हमें डेफिनेटली नहीं करना है। अच्छा, एक कन्वीनियंस के लिए हमने एक काम आपके साथ में किया है बच्चों। आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे रहा होगा। जो भी हम यहाँ पे हमारे सेशंस कर रहे हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स हैं, क्योंकि बच्चों को यूजुअली रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है लेक्चर्स को बार बार, तो रादर देन, है ना, वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, देन यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ एज वेल फॉर द सेकंड टाइम। अगर उसमें कुछ आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए, देन यू कैन कम बैक टू द वीडियो। सो थोड़ा सा आप यहाँ पे समय बचाने के लिए, है ना, ये काम कर सकते हैं कि गो थ्रू द पीडीएफ नोट्स फॉर द सेकंड टाइम। एंड वो कहां पर मिलने वाले हैं आपको? टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, तो मेक श्योर दैट यू आर देयर एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है आज का, स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट के डिस्कशन के साथ में। सो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। और जो ये अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इस डिस्क्रिमिनेंट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका रूट का नेचर कैसा होने वाला है, राइट। सो अलग अलग सिनेरियोज जो एकदम बेसिक सिनेरियोज है उनको अगर हम डिस्कस करते हैं, सो ये डी का वैल्यू बेसिकली तीन ही कैटेगरीज में लाई करेगा। या तो ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अच्छी बात ये है कि आपका अंडर रूट इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करके देगा। एंड क्योंकि आगे प्लस माइनस लगा है तो एक बार प्लस के साथ में सॉल्व होगा, एक बार माइनस के साथ में सॉल्व होगा। सो दो अलग अलग आंसर्स आपके यहाँ पे क्रिएट होंगे, राइट। ये सिनेरियो कब है? जब डी ग्रेटर देन 0 है तो आपके इसमें डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है, जो हो सकता है नंबर्स ही हैं, ठीक है ना। सो ऐसा हो सकता है कि बी स्क्वायर और 4ac एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं किसी क्वेश्चन में। सो उस केस में क्या होगा आपके पास में? अगर आप इस चीज को 0 कर देते हो तो प्लस माइनस क्योंकि 0 होने वाला है, सो फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे प्लस 0 किया है कि माइनस 0 किया है। दोनों ही केसेस में माइनस b/2a आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आता है फॉर बोथ द वैल्यूज ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि रिपीटेड रूट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, दो इक्वल रूट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो अंडर रूट कहता है कि अब मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी वैल्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा, राइट। आयोटा के टर्म्स में आपके यहाँ पर आंसर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज वेयर वी कीप दिस इन माइंड कि जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा सकता है। एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि यूजुअली हम जो क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी रियल होते हैं। ए, बी और सी जो हमारे पास में अवेलेबल कोएफिशिएंट्स होते हैं वो भी रियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। और जब भी आपके रियल कोएफिशिएंट्स होंगे, उस पॉइंट पे जो आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल कर आएंगे वो कैसे होंगे? हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, है ना। मतलब एक अगर रूट आपके इसमें a प्लस या अल्फा प्लस आई बीटा आया है तो दूसरा रूट आपके इसमें अल्फा माइनस आई बीटा आना जरूरी है। ये कब है? जब आपके पास में जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इज रिटन ओवर हियर, जो मैंने लास्ट में आपको स्टेटमेंट बताया, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर ABC रियल इफ D इज लेस देन 0, देन द रूट्स दैट वी गेट आर कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड दोज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। हालांकि यहां पर लिखा हुआ है
है ना। इसी चीज को आप यहाँ पे और थोड़ा इलॉबरेट करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो तो बहुत ही आसान है। तो जेईई ऐसा क्या कर सकता है कि आपको थोड़ा सवाल करने में समय लगे। सो यहाँ पे डायरेक्टली तो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा दिया जाएगा जो थोड़ा चैलेंज एटलीस्ट आपको यहाँ पर फील हो सकता है, ठीक है ना। लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्या दिया यहाँ पर देखो, एग्जैक्टली इक्वेशन नहीं दी है ना। कुछ वेरिएबल्स के टर्म्स में यहाँ पर बातें चल रही हैं। क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी एंड सी बी रियल नंबर्स। ए बी सी आपके रियल नंबर्स है, ये इन्होंने यहाँ पे दे दिया। और ये भी कंडीशन दे दी कि एबीसी में जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है कि 4a + 2b + c आपका 0 के बराबर बन रहा है। ओके, और ये भी दिया है कि a × b का वैल्यू अगर आप नोटिस करते हो तो ग्रेटर देन 0 है। देन इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ax² + bx + c = 0 के रूट्स के ऊपर आपको कमेंट करना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, एक ही रूट होगा, है ना, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ना कोई एक चीज आपको सिलेक्ट करनी है, राइट। सो जब भी नेचर की यहां पे बात चल रही होगी तो हम हमेशा डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट एक बार कैलकुलेट करके देखा जाएगा इसका। सो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखते हैं तो कितना आएगा, b² - 4ac। अब b² - 4ac तो खास कुछ यहां पे कंक्लूड नहीं कर पाएगा, है ना, अपने आप में। लेकिन अब मैं कंडीशंस अगर यूज करना स्टार्ट करूं तो एक सिंपल सा काम कर सकता हूं कि ये जो आपका वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में पुश करके c को यहां पे रिप्लेस करवा सकता हूं, ठीक है ना। इनफैक्ट इस तरह से कुछ रिप्लेस हम जब करवाते हैं तो देखो आपके पास में यहाँ पे बेनिफिट क्या हो जाएगा, -4a - 2b, है ना, ये मैंने रिप्लेस करा दिया है c के प्लेस में। सो कुछ तो हमें यहाँ पर मिलना स्टार्ट हुआ है। व्हाट वी आर गेटिंग इज बेसिकली b² एंड देन माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे 16a² एंड देन माइनस माइनस प्लस करके 8ab मिला है, राइट। सो नाउ व्हाट, क्या इन तीनों टर्म्स को देख के हम ये गारंटी कर पा रहे हैं कि आपका डिस्क्रिमिनेंट एक ग्रेटर देन 0 वाला क्वांटिटी होगा? क्योंकि b² और a² आपके कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ही बनने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि यहां पे ab ग्रेटर देन 0 दिया है। अब ab अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू इसमें से 0 तो एटलीस्ट नहीं है। हम एडिशनली यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि a इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तभी जाके उनका प्रोडक्ट का वैल्यू आपका पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन 0 तो फॉर श्योर नहीं, अदरवाइज यहां पे इक्वालिटी इसने लगानी चाहिए थी, अगर 0 की पॉसिबिलिटी बन सकती थी तो, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो इसने लिखा नहीं है। ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि a और b आपके कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो जैसे आपने बोला कि मैग्नीट्यूड रखते हैं तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव बनेगी, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव बनेगी, और a × b तो उसने खुद ने देख रखा है कि पॉजिटिव बनने वाला है। इसका मतलब ओवरऑल आपके यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 का हो जाएगा। और क्योंकि d आपका अल्टीमेटली ग्रेटर देन 0 कंक्लूड हुआ है, सो ये क्या बताता है आपके कि रियल रूट्स होने वाले हैं। नथिंग मोर देन दैट राइट नाउ, ठीक है ना। देखते हैं और अगले सवाल में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है ना। जो भी बेसिकली कंडीशन दी थी हमने यहाँ पे बस उसको यूज कर लिया है, नथिंग मोर देन दैट। अगर इस सवाल पे आते हैं तो ये क्या हो रहा है आपके साथ में, यहाँ पे कुछ काउंटिंग कराने की कोशिश है। यहाँ पे देखो ध्यान से, कंसीडर द इक्वेशन विच इज गिवन टू अस, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है और वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 5 से लेकर 100 के बीच में बिलोंग करता है। देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, राइट। सो ये भी क्या है आपका एक स्पेशल सिनेरियो है जहां पर हम रियल रूट्स के साथ में, है ना, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि नहीं और कुछ स्पेशल बात होनी चाहिए उसके अंदर कि यार ये रूट्स ना इंटीग्रल हो जाना चाहिए, या फिर कभी कभी रैशनल की बात की जाती है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है, रैशनल के बारे में अगर आप यहां पे देखें तो, ठीक है ना, आपके रैशनल रूट कब आएंगे, जब इररैशनल क्वांटिटी आपको नहीं दिखाई देगी तब। तो इररैशनल बनने का चांस इस अंडर रूट की वजह से ही है। सो आप ये कहो कि देखो आपको अगर रैशनल रूट्स अगर चाहिए तो b² - 4ac शुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये एडिशनल कंडीशन आप यहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ b² - 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, p² मतलब क्या है, यहां पे कोई परफेक्ट स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, वेयर p बिलोंग्स टू सम इंटीजर, देन इन दैट केस आपके पास में जो रूट्स आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, रूट्स आपके हो जाएंगे रैशनल, क्योंकि अंडर रूट फॉर श्योर आपको नहीं मिलने वाला। p² जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये सिंप्लीफाई करके p बन जाएगा, राइट। लेकिन अब यहां पे इस सवाल में तो रैशनल भी नहीं, इसने बोला कि नहीं इंटीग्रल ही होना चाहिए, राइट। सो लेट अस सी कि इसके रूट्स एग्जैक्टली निकल कितने रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो द क्वाड्रेटिक दैट वी हैव इज बेसिकली x² + 2x - n = 0। सो x कितना आ जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पे +-1 करने वाला थॉट भी एक अच्छा थॉट है, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, -b + (b²) - 4ac अपॉन 2a, राइट। सो ये क्या हो जाएगा आपका, -1 ± (2) ने यहाँ पे कैंसिल किया इसलिए -1 आया है,
2 यहां पर जाके अंडर रूट के अंदर जाएगा तो फिर से आपको n+1 मिलेगा, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रूट। लेकिन हमें अपना रूट चाहिए कैसा, हमें अपना रूट इंटीग्रल चाहिए। अब यहां पर फ्रैक्शन तो वैसे भी नहीं बनने वाला, नीचे वाला 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो जैसे ही मैं यहां पे बोलता हूं कि अंडर रूट सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब अंडर रूट के अंदर दिया गया जो क्वांटिटी है n+1 वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, वैसे ही इंटीजर बनने की भी गारंटी अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है ना। सो n+1 somehow has to become a perfect square. If it becomes a perfect square, अंडर रूट सॉल्व होगा, कुछ p वगैरह के साथ में यहां पे आप 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे एंड देन आपको क्या मिलने वाला है, यहां से x का एक इंटीग्रल आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पे हम जानते क्या है कि n कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि n बिलोंग कर रहा है आपका 5 से लेके 100 के बीच में, मतलब n+1 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 6 से लेके 101 के बीच में, और n+1 क्या है आपका p² ही है। सो p² मतलब आपका बिलोंग करेगा 6 से लेके 101 के बीच में। सो आई नीड टू थिंक ऑफ सम वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द p² वैल्यू ऑलवेज लाइज इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हम इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम यहाँ पे जो p इमेजिन कर सकते हैं वो क्या क्या है, देखो आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो नहीं चलेगा क्योंकि वो तो 4 होता है, 3 के स्क्वायर से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका मतलब p का वैल्यू 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ऐसा करते करते आप आई गेस 10 तक भी जा सकते हो, क्योंकि 10 स्क्वायर भी आपका कितना होगा, 100 के ही बराबर होगा, ठीक है ना। सो एवरीथिंग फ्रॉम 3 से लेके 10 कैन बी इंक्लूडेड एज द वैल्यू ऑफ p, और जितने आप p ले सकते हो, जितने आप p ले सकते हो उतने अलग अलग आप x जनरेट कर सकते हो, मतलब उतने ही आपके अलग अलग सॉल्यूशंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n so that the given equation has integral roots, है ना। डिफरेंट वैल्यूज कितने आ जाएंगे, therefore 8 डिफरेंट वैल्यूज, कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 8 डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं ना। 3 से लेकर 10 तक अगर आप काउंट करते हो, सो 8 पॉसिबिलिटीज यहां से हमें मिलती है। अगेन क्वेश्चन इज प्रीटी बेसिक, प्रीटी इजी, लेकिन इस तरह के एनालिसिस आपको करते आने चाहिए। दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस ओवर हियर। नाउ लेट अस कम टू समथिंग लाइक दिस। आपका टॉपिक क्योंकि इजी है ना, इसलिए आपको यहां पर इजीली सारी चीजें एब्जॉर्ब करते आ जाएंगी फॉर श्योर, ठीक है ना। लेकिन ध्यान भी रखो, है ना, जब एग्जाम में ऐसा कुछ सवाल आएगा तो आपको यहाँ पर जो क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने अलग दिखने वाला सवाल भी सॉल्व करते आने चाहिए, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, PQRS अगर आपका यहाँ पर कैसा है, रियल वैल्यूज हैं, और आपको इस बार ना 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक दे रखी है, एक PQ वाले क्वाड्रेटिक है, एक RS वाले क्वाड्रेटिक है, एंड यू हैव सम रिलेशन बिटवीन QS एंड PR। बड़ा ही वियर्ड सा रिलेशन है ना, क्योंकि Q और S अलग अलग इक्वेशन में है एंड P और R भी आपके अलग अलग इक्वेशन में है, बट ऐसा कुछ इन्होंने देख रखा है। अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखते हो तो आपको आइडिया लगेगा कि हमने किस डायरेक्शन बेसिकली सोचना स्टार्ट करना चाहिए। पहला ऑप्शन है एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट। तो रियल रूट की बात चल रही, मतलब है तो नेचर ऑफ रूट का ही सवाल। ईदर बोथ इक्वेशंस हैव इमेजिनरी रूट्स और बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। One of the equation has real root and the other equation has imaginary root. At least one of the equation has imaginary root. तो इस तरह के अगर आपके यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं जहां पर कुछ ना कुछ कोरिलेशन बैठाने की कोशिश है बिटवीन द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप इनके डिस्क्रिमिनेंट्स को अलग अलग कैलकुलेट करके देखोगे कितना आ रहा है, ठीक है ना। सो पहले वाले इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac कुछ ऐसा नजर आएगा। दूसरे वाले का जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका कितना आ जाएगा, r² - 4s ऐसा आ जाएगा, राइट। नाउ यू हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कंडीशन इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। आप यहाँ पे d1 d2 जो एक्सप्रेशंस आपके बने हैं इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, या फिर आप इनको ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कंडीशन कैसी दी है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो आपके एक्सप्रेशंस बनेंगे उनके ऊपर कोई खास कंडीशन आपको नहीं दे रखी है, लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐड करने पे यहाँ पे Q+S बनने वाला है -4 कॉमन निकाल के, राइट। एंड Q+S के बारे में कुछ तो एटलीस्ट मैं कमेंट कर सकता हूं यूजिंग द कंडीशन विच इज गिवन टू मी, सो दैट एक्चुअली पुशेस अस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो 2 ही काम करने होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, या तो आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर ऐड करना है, ठीक है ना। सो हियर आई हैव डिकोडेड यूजिंग दिस सिंपल आइडिया कि यार मैं अगला स्टेप क्या करना चाहूंगा, ठीक है ना। सो हमने बोला कि दोनों को एक बार ऐड करके देखते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा p² + r² एंड -4 टाइम्स ऑफ Q+S। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे Q+S का रिप्लेसमेंट गिवन डेटा से लेते हो तो ये आपका PR/2 बनेगा, एंड यहां से 2 कैंसिल करके ये 2 बनेगा, और ये हो जाएगा आपका a² + b² - 2ab का फॉर्मेट।
पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr, मतलब ये बन गया है एक परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया है p माइनस आर का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये p माइनस आर का होल स्क्वायर बना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपकी यहां पर आ सकती हैं? या तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि p और r अगर बराबर हो जाए, कोई कंडीशन ऐसी है विच टेल्स अस कि ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, आप लोग भी देख लो। तो बराबर भी हो सकते हैं, बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 0 बनेगा। एंड जब भी ये बराबर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी बनेगी जो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, क्योंकि स्क्वायर हो गई, यहां पे वैल्यू कैलकुलेट होने वाला है। सो दो सिनेरियोज हम यहां पे सोच सकते हैं कि जब मैंने d1 प्लस d2 किया, सो ईदर आई एम गेटिंग d1 प्लस d2 का वैल्यू इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो लिखते समय हम कैसा लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन एक साथ अगर लिखनी है तो दिस कैन हैपन। अब सोचो, यहां तक आना ही जरूरी था। अब एक बार आपको अगर पता चल जाता है कि अब d1 प्लस d2 आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि d1 d2 दोनों नेगेटिव हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि d1 और d2 दोनों नेगेटिव हो जाएं? दो नेगेटिव क्वांटिटीज को ऐड करके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहां पे कंडीशन सोचता हूं तो क्या क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं, क्या क्या हो सकता है, दोनों नंबर्स आपके d1 d2 पॉजिटिव हैं, क्योंकि दो पॉजिटिव को ऐड करके आपको यहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है। या ऐसा हो सकता है कि दोनों जीरो हैं, सॉरी दोनों जीरो हैं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। दोनों अगर आपके जीरो हो जाएंगे, d1 भी जीरो हो जाएगा, d2 भी जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन क्योंकि एग्जिस्ट करती है, तो दैट कैन हैपन, है ना, वो देखना पड़ेगा, वी आर नॉट श्योर, है ना अभी यहां पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके किसी एक की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। अच्छा, और वो जो पॉजिटिव होगा वो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, जैसे यहां पे अगर इसका वैल्यू आता है -2, इसका वैल्यू आता है +8, तो दोनों को मिलके यहां पे 6 बन जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन तो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। सो ये तीनों ही केसेस आपके यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन कौन सा एकमात्र केस यहां पे पॉसिबल नहीं है कि d1 d2 दोनों नेगेटिव हो जाए, ये नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट शुड बी कंक्लूड बेस्ड ऑन दिस? हमने ये कंक्लूड करना चाहिए कि यार कम से कम कोई एक d1 d2 में से तो पॉजिटिव होगा ही होगा, कम से कम कोई एक, राइट, एटलीस्ट वन ऑफ d1 और d2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस बात की गारंटी है, राइट। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और अगर आप बोलते हो कि कम से कम कोई एक डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब किसी न किसी एक इक्वेशन का रूट तो फॉर श्योर गारंटीड है कि रियल रूट्स जनरेट करेगा ही करेगा, राइट। दैट इज वेयर वी कैन सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। समझे क्या? इस तरह से आपको यहां पर जो है इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेसिकली अपना काम करना होता है। दो ही चीजें करनी होती है, या तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना होता है या फिर आपको ऐड करना होता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, है ना। आप यहां पे डिसाइड करते हो कि मल्टीप्लाई करके फायदा हो रहा है या ऐड करके फायदा हो रहा है। इस बार हमने ऐड किया है, ऐड करने से हमारे पास में जो क्वांटिटी आई है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हिच मींस कि यार दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई एक तो इसका मतलब यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और कोई ना कोई एक तो कम से कम आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब किसी न किसी एक इक्वेशन के तो आपके रियल रूट्स आना तय है। दोनों भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक का तो आएगा ही आएगा, राइट। सो दीज आर प्रीटी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना, यू माइट एनकाउंटर समथिंग लाइक दिस एज वेल, जो कि आपका फिर से नेचर ऑफ रूट का सवाल माना जाएगा, ठीक है ना, हैज रियल रूट्स। हमें कुछ ऐसी कंडीशन सॉल्व करके बतानी है ताकि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हो। अब ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है, ठीक है ना, जैसे सवाल आपके जेईई में आते हैं जहां पे आपको चीजें बड़ी बड़ी दिखाई जाती हैं बस, ठीक है ना, होता ज्यादा कुछ नहीं है सब सिंपल ही, लेकिन वो दिखने में ऑन द फर्स्ट हैंड आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट शायद क्वेश्चन एकदम से यहां पे हमसे पूछ लिया गया है। अगेन, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही अगर यहां पे इतनी इजी है तो सवाल कितना ही डिफिकल्ट बनाया जा पाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट शुड गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि यार रियल रूट की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा बड़ा सवाल होगा ये, राइट। सो पहले तो इन्होंने क्या बोला है कि एस नाम का एक सेट क्रिएट करो जिसके अंदर अल्फा वैल्यू होगी। अल्फा वैल्यू क्या है? वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि दिस माइनस दैट इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन है वो, राइट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि आगे चल के अल्फा के साथ ही कुछ तो हम यहां पे ब्रैकेट्स भी सॉल्व करने के लिए बोले जा रहे हैं, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो लॉग इक्वेशन बेसिकली आपकी, सो लॉग बेस में 2 के अंदर ये बड़ा सा क्वांटिटी है,
लॉग बेस में 2 के अंदर एक बड़ा सा क्वांटिटी है, तो अगर मैं दोनों को मर्ज करता हूं तो एक सिंगल इक्वेशन आपको कैसे नजर आएगी, लॉग जिसके बेस में 2 है एंड देन वी हैव इन द न्यूमरेटर 9 की पावर में 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5/2 टाइम्स ऑफ 3 की पावर में 2 अल्फा माइनस 4 एंड प्लस 1। ऐसा बन जाएगा। राइट हैंड साइड में कितना है, 2 वैल्यू है। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस वाला 2 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो 2 बनेगा, मतलब 4 बनेगा ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड में तो 4 आ जाएगा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे अगर, तो एक चीज और नोटिस करने वाली है डेफिनेटली, ठीक है ना, वो क्या है कि अगर मैं इस एंटिटी को थोड़ी देर के लिए टी बोलता हूं, ठीक है ना, अगर मैं लेट करता हूं कि 3⁻² अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू टी, तो ये वाला जो आपका एंटिटी है ये क्या टी स्क्वायर हो जाएगा, 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 ये आपका टी स्क्वायर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव अस अ क्वाड्रेटिक। राइट, सो अगर मैं यहां पे 2⁻² करके 4 राइट हैंड साइड में बनाता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 13 इन द न्यूमरेटर, नीचे आ जाएगा आपका 5/2 टाइम्स ऑफ टी प्लस 1 एंड इधर आ चुका होगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करवाता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे टी स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 10t बन रहा है क्या, और साथ में आपका 1 आएगा, नहीं सॉरी साथ में आपका 4 आएगा। राइट, सो इफ आई टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम गेटिंग टी स्क्वायर माइनस 10t एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट t माइनस 1 इंटू t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो t के 2 आंसर्स यहां से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। राइट, t का जो एक आंसर हमारे पास में आया है दैट इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज t, t इज दिस वैल्यू एंड इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो इसको मैं 3⁻0 बोल सकता हूं क्या। राइट, so now this is what we have to solve for t is equal to 1, 3⁻² अल्फा माइनस 4 is equal to 1, मतलब 2 अल्फा माइनस 4 आपका 0 होना चाहिए, मतलब अल्फा आपका 2 के बराबर हो रहा है। इज दैट फाइन। ऐसे ही सेकंड जो आपका t का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 विच इज 3 स्क्वायर। राइट, सो हम यहां पर कह रहे हैं क्या कि 3⁻² अल्फा माइनस 4 जो आपका t है वो 3 स्क्वायर के बराबर है, तो पावर अगर आपकी कंपेयर करते हैं तो 2 अल्फा माइनस 4 आपका 2 के बराबर है, मतलब यहां से अगर देखोगे तो अल्फा का वैल्यू आपका 3 के बराबर है। सो अल्फा कैन बी 2 और 3, दैट इज व्हाट वी अल्टीमेटली गेट फ्रॉम दिस गंदा सा दिखने वाला इक्वेशन। ठीक है ना, आंसर तो एक्चुअली काफी अच्छे हमें मिले हैं। ऑलराइट, अब यहां पे जो अगला क्वाड्रेटिक, अल्टीमेटली देखो क्वाड्रेटिक ही क्रिएट हो रहा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, और एक क्वाड्रेटिक के रियल रूट के ऊपर ही डिस्कशन कहीं ना कहीं आगे चल के होने वाला है। सो सवाल डिफिकल्ट तो नहीं हो सकता, सवाल तो सिंपल ही है, बट हमें क्या करना है, हमें यहां पे पहले जो सिग्मास है इनको भी सिंप्लीफाई करना है, विच एक्चुअली इज नॉट अ बिग डील। आप यहां पे जो भी अल्फा आए हैं उनका सिग्मा करना चाहते हो फॉर ऑल दोज अल्फा जो एस में बिलोंग करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, एक अल्फा आपका 2 है, एक अल्फा आपका 3 है, तो ये जो आपका ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 5 होना चाहिए, इजंट इट, ये वैल्यू आपकी 5 के बराबर होनी चाहिए। वैसे ही अगर मैं ये सेकंड वाला ब्रैकेट सॉल्व करता हूं तो सिग्मा अल्फा जो भी एस में बिलोंग करते हैं उनके साथ क्या करना है, उनको पहले यूज करके अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर क्रिएट करना है, तो अल्फा प्लस 1 इज 3, उसका स्क्वायर करके 9 उसको ले लो, और वैसे ही अगला वाला अल्फा ले लो 3 है ना, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर इज 16, और फिर उन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 के बराबर आ जाएगा। राइट, सो जैसे ही आपको ये दोनों ब्रैकेट्स पता चलते हैं बस सवाल आपके यहां पे खत्म, क्योंकि अब ये वैल्यूज डालते से ही आपकी एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है ना, व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गोइंग टू बी, नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली एक्स स्क्वायर एंड देन -2 टाइम्स ऑफ 25 है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टाइम्स ऑफ एक्स, एंड देन यहां पे आ जाएगा आपका प्लस 25 बीटा है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट ऑलरेडी 25 के बराबर है। सो ये क्या कह रहा है कि आपके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा क्या होना चाहिए, maximum value of beta for which the equation has real roots. So for real roots the discriminant has to be greater than 0. That is the only condition that we can apply at this point. ठीक है ना, कि discriminant has to be greater than 0, greater than or equal to 0 let us say, ठीक है ना, क्योंकि real roots तो equal भी हो सकता है। ठीक है ना, so b स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 into 25 into 25 b स्क्वायर minus 4ac minus 4ac is this has to be greater than or equal to 0, तो यहां से एक बार 25 सैक्रिफाइस करवा दो, एक बार 4 सैक्रिफाइस करा दो, बीटा को उस तरफ भेज दो, सो बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन वाली साइड चला गया है, लेस देन और इक्वल टू 25 आ रहा है, इजंट इट। सो कंक्लूजन क्या है कि बीटा का सबसे बड़ा वैल्यू मतलब क्या हो सकता है 25, अदरवाइज तो बीटा आपका लेस देन और इक्वल टू 25 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 25, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है ना, देयरफॉर बीटा मैक्स इज इक्वल टू 25।
अंडरस्टूड? सवाल इनिशियली देख के जितना आपको लगा होगा कि यार ओके समथिंग गुड एकदम से स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ऐसा नहीं है। आपका यहां पर सवाल ये दिखने में अच्छा है, बट ऐसे ही सवाल आपको यहां पे आप एक्सपेक्ट करो कि अपने एग्जाम में ज्यादा करके देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें होता ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो दिखने में ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या यहाँ पे जेई का लेवल हो चुका है। ठीक है ना? सो बी अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चंस, क्योंकि यहां से ही आप कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे सवाल का शक्ल देख के उसको छोड़ देंगे। आप जब शक्ल देख के सवाल को छोड़ना बंद कर देते हो और यहाँ पे ओनली द रियल डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप छोड़ना स्टार्ट करते हो, देन यू आर बेसिकली, है ना, गोइंग अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। इस बात में कोई शक नहीं है। ऑलराइट, so this was the discussion as far as nature of root is concerned. We have the second topic also to discuss in today's lecture, which is basically common root. अब कॉमन रूट का भी जो आपका यहाँ पे डिस्कशन है, ये काफी इजी ही मानता हूं मैं। ठीक है ना? क्योंकि देखो इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं, या तो आपके पास में एक रूट कॉमन होगा, या तो आपके उसमें एक रूट कॉमन होगा। एंड कॉमन रूट अगर यहाँ पे डिस्कशन में आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली आपके उसमें पहली बात तो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होनी चाहिए ना, तभी तो कॉमन रूट की बात होगी, राइट? सो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक में अगर एक रूट आपका कॉमन है, जो कि हो सकता है, जैसे एक क्वाड्रेटिक अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स 1 एंड 2 हैं। और एक क्वाड्रेटिक है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स 1 एंड 3 हैं। तो 1 इज द कॉमन रूट। ठीक है ना? तो ऐसे दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसका एक ही रूट कॉमन है बस, राइट? सो ऐसे सिचुएशन में आपके पास में जो सवाल आता है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अननोन्स फाइंड करने वाला सवाल होता है, क्योंकि ये एक कंडीशन है कि दोनों के रूट्स कॉमन है, राइट? सो उस कंडीशन को इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अननोन्स हमें निकालने होते हैं। सो आइडिया इज समथिंग लाइक दिस कि हम ये कहते हैं कि यार अल्फा मान लेते हैं कि आपका कॉमन रूट है, और अगर अल्फा आपका कॉमन रूट है तो हम यहाँ पे दोनों ही इक्वेशंस में अल्फा सेटिस्फाई करवा सकते हैं। और दोनों ही इक्वेशन में जब आपने अल्फा सेटिस्फाई किया तो इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की नजर से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अल्फा आ जाता है, अल्फा आ जाते तो कुछ कंडीशंस आ जाती है जो अननोन उसने निकालने के लिए बोला है, फिर हम अननोन टारगेट करते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक है ना? सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया। सो यहाँ पे कोई फॉर्मुला वगैरह मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना? हालांकि आपको बुक्स में कॉमन रूट का फॉर्मुला मिलता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं आते हैं कि आप फॉर्मुला अप्लाई करने की सोचते हो। ठीक है ना? इट इज नेवर अबाउट फाइंडिंग द कॉमन रूट, है ना? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको यहाँ पे दो सुंदर सुंदर इक्वेशन दे दी और बोला कि कॉमन रूट फाइंड करके बताओ। सवाल हमेशा कुछ अननोन फाइंड करने वाला होता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रोसेस है कि आप अल्फा सेटिस्फाई कराओगे और यहाँ पे साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करोगे, दिस वर्क्स ऑल द टाइम। ठीक है? ऑलराइट, सो ये तो कब करना है आपको, जब एक रूट कॉमन है। लेकिन अगर दोनों रूट आपके कॉमन हो जाते हैं, अगर दोनों रूट आपके कॉमन हो जाते हैं तो बेसिकली आपकी सेम ही इक्वेशन आ जाएगी। जैसे एक इक्वेशन आपकी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, दूसरी इक्वेशन भी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, तो आप बोलोगे सर उस केस में तो सेम ही बन जाना चाहिए, तो यहाँ पे a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2 हो जाना चाहिए। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, है ना, कि दोनों इक्वेशन दिखने में एक जैसी हैं, या फिर मल्टीपल भी हो सकता है ना? जैसे अगर आपके पास में एक इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन अगर मैं इसको डबल करके लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन के 2 और 3 ही रूट्स आने वाले हैं। यहाँ पे पहले आप 2 कॉमन निकाल लोगे फैक्टराइज करते समय, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे फैक्टराइज करोगे x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, राइट? लेकिन क्या यहाँ पे a1 a2 बराबर है, b1 b2 बराबर है, c1 c2 बराबर है? नहीं, लेकिन वो अभी भी प्रोपोर्शनल है। a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है वही b1 अपॉन b2 का है, वही c1 अपॉन c2 का है। सो दैट इज हाउ यू शुड बी इमेजिनिंग द सिनेरियोज जहां पर आपके दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं। ठीक है ना? ये वाला सिनेरियो है जब आपका एक रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन भी हो सकता है और दोनों रूट भी आपके कॉमन हो सकते हैं, राइट? सो देखेंगे यहाँ पे सवालों पे डिपेंड करता है कि हम दोनों में से, है ना, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करने वाले हैं। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखो। लेट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, जो कि एक रियल क्वांटिटी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस स्मॉल इक्वेशन एंड अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। समझ रहे हो? जैसे आपको कोई बोलता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स भी आना स्टार्ट हो चुका होगा, राइट? बट थोड़ा सा उसके ऊपर हम कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो भी करेंगे, राइट? लेकिन जैसे हमें दिखता है कि यार ये पहली वाली इक्वेशन में भी अल्फा रूट है और दूसरी वाली इक्वेशन में भी अल्फा रूट है, तो एक कॉमन रूट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि यार अल्फा ना दोनों इक्वेशन को, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? कॉमन रूट का जो फंडा है अगर मैं अप्लाई करता हूं, कॉमन रूट का फंडा अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, तो कहते क्या है हम कि अल्फा पहले वाले में सेटिस्फाई होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 होगा ही होगा, एंड सेकंड वाले में भी सेटिस्फाई होगा
इसका मतलब 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा, ये भी आपका 0 होगा ही होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंटू 3 कर लें, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं कर लेता हूं तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो आपको समझा रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करवाने के बारे में सोचो सिंपली एवरी टाइम, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर अगर आप एलिमिनेट कराना चाहते हो तो यहां पे सिंपल से काम करते हैं, यहां पे 3 है, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सो हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एंड प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं इनको आप यहां पे सब्ट्रैक्ट कराने के बारे में सोचो। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करा लेते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपका माइनस 7 अल्फा आएगा एंड यहां पे कैंसिल करा के आपका 21 लैम्डा आने वाला है। सो इफ आई टेक 7 अल्फा ऑन द अदर साइड आई एम गोइंग टू गेट 3 लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा, राइट। 3 लैम्डा इक्वल टू अल्फा इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द फर्स्ट सिंपल सा रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड अल्फा। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें अल्टीमेटली एक रेशियो निकाल के बताना है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा, ओके मतलब लगभग सारी ही चीजें हमें यहां पे फाइंड करनी है, बट दिस एक्चुअली इज अ वेरी गुड फाइंड जो हमने यहां पे अभी निकाला है कि अल्फा जो है ना वो आपका 3 लैम्डा के ही बराबर है। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहां पे देखता हूं तो आई कैन नाउ डू वन थिंग कि मैं अपने वापस बेस आइडिया पे जा सकता हूं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में, एंड वो लिख सकता हूं यहां पे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 के बराबर होगा और अल्फा बीटा आपका 2 लैम्डा के बराबर होगा। नाउ आई ऑल्सो नो कि अल्फा की वैल्यू तो 3 लैम्डा ही है, तो यहां पे डाल देते हैं ना। अगर मैं यहां पे डाल देता हूं कि अल्फा की वैल्यू 3 लैम्डा है तो यहां से बीटा ही आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा क्योंकि आपका कैंसिल होगा, सो बीटा की वैल्यू आपकी 2/3 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू अगर आपकी 2/3 आपने आइडेंटिफाई कर ली, सोचो बीटा की वैल्यू अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो इसी चीज को यहां ऊपर यूज कर सकता हूं, राइट। इसी को अगर मैं यहां पे ऊपर पुश कर दूं तो मुझे इसका मतलब अल्फा भी मिल जाएगा। अल्फा क्या है, आपका कॉमन रूट ही तो है, सो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, अल्फा का वैल्यू 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3 के बराबर आ जाएगा, राइट। ऑलराइट, सो इफ आई हैव बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विथ मी तो मैं क्या कर सकता हूं फर्दर, मैं बोल सकता हूं कि देखो आपके पास में अब एक आइडिया और है कि आपका जो अल्फा है ना, वो अगर 1/3 के बराबर आ चुका है तो आप यहां से लैम्डा निकाल सकते हो इस छोटी इक्वेशन से, राइट। सो दिस इज फर्दर गिविंग अस हाउ मच, दिस इज गिविंग अस लैम्डा का वैल्यू इक्वल टू 1/9, है ना। ऐसा मतलब निकलती जा रही चीजें, आपने कॉमन रूट की कंडीशन अप्लाई करके एक रिलेशन फाइंड आउट किया एंड वो जैसे ही फाइंड आउट किया उसके बाद में आपको यहां पर सवाल आगे फ्लो, है ना, कितना अच्छे से हो रहा है, दिखाई दे रहा है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स हमने लिखा है, यहां से हमें बीटा मिला, बीटा ऊपर डाल के हमारे पास में अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो यहां से हमारे पास में लैम्डा आ गया, गामा ही बस बचा है। गामा के लिए ऑब्वियसली मुझे कहां जाना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन में क्या करें, सेकंड इक्वेशन में भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। तो आपका यहां पे जो एक रूट है वो अल्फा है, दूसरा रूट आपका गामा है, एंड जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है 27 लैम्डा अपॉन 3 मत भूल जाना, ठीक है ना। एंड जो आपका अल्फा है वो कितना है 3 लैम्डा के ही बराबर है, राइट। सो ये ऑलरेडी आपका क्या है कट के 9 लैम्डा हो चुका है। सो 3 लैम्डा इंटू गामा इज इक्वल टू 9 लैम्डा, तो यहां से जब लैम्डा कैंसिल होगा 3 कैंसिल होगा, सो गामा का वैल्यू तो डायरेक्टली ही यहां पे आपको 3 मिल जा रहा है, राइट। डन है। सो आपका यहां पर जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो क्या है, आपका फाइनल कैलकुलेशन आएगा बीटा इंटू गामा डिवाइडेड बाय लैम्डा, राइट। सो लेट अस फाइंड द फाइनल आंसर नाउ। जो आपका फाइनल आंसर है दैट इज बीटा गामा अपॉन लैम्डा। बीटा कितना निकला है, बीटा निकला है हमारा 2/3 के बराबर, गामा निकला है 3 के बराबर एंड लैम्डा निकला है 1/9 के बराबर। ये दोनों कैंसिल होंगे एंड ओवरऑल फिर 18 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन रहा है, राइट। सो क्वेश्चन अपने आप यहाँ पे इजी ही है, लेकिन कॉमन रूट के अंदर आपको इस तरह से वर्किंग जो है एक बार अच्छे से देख लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ओके। सो दिस इज द मोस्ट आइडियल पैटर्न ऑफ कॉमन रूट, जहां पे आपने क्या किया, अल्फा दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और फिर यहां पे आगे क्वेश्चन को प्रोसीड किया। व्हाट एल्स कैन दे गिव यू इज समथिंग लाइक दिस। लेट ए एंड बी आपके यहां पे रियल नंबर्स हैं, ए आपका 0 नहीं है ना, अच्छी बात है, यहां पर ये बोल दिया क्योंकि इससे गारंटी हो जाती है कि आपका क्वाड्रेटिक का ही डिस्कशन होने वाला है। बी सच दैट दिस इक्वेशन हैज अ रिपीटेड रूट। अब देखो रिपीटेड रूट अल्फा है यहां पे, विच इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, which also is the root of this equation। मतलब अल्फा इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है लेकिन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां पे बिगिन किया तो कॉमन रूट के आइडिया से कि यार अल्फा इसमें भी डालते हैं, अल्फा इसमें भी डालते हैं एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ही अच्छी कंडीशन यहां पे दे रखी है, राइट, एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। क्या बोल रहे हैं कि यार यहां पे जो अल्फा है वो एक्चुअली इसका रिपीटेड रूट है। तो जैसे रिपीटेड रूट कोई बोलता है तो पहला भी अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, तो एक तो मैं यहां पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बड़े इजीली अल्फा के टर्म्स में लिख सकता हूं, और मैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है ये चीज भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी इक्वेशन मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन से मिल रही है, सो दो इक्वेशन को साथ में लेके स्टार्ट करना एक्चुअली बेस्ट पॉइंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इक्वेशन को लेके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बना सकते हैं उतने तो हमने एटलीस्ट लिख लेने चाहिए। दैट इज द मोटिवेशन कि यार दोनों रूट अल्फा ही है ना, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2 अल्फा, लेकिन सम ऑफ रूट यहां से निकालता हूं तो कितना है ये 2b अपॉन a के बराबर है, राइट। मतलब 2 कैंसिल करा के अल्फा ही आ गया। अच्छा आया तो अननोन के टर्म्स में है, लेकिन चलो आया तो, अल्फा निकालना ही तो टारगेट होता है। देखो अल्फा निकालना ही टारगेट होता है। अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा यहां पर आया तो फिर हमारा सवाल आगे बढ़ा था। तो यहां पर तो बस इतना सा करने से भी अल्फा कुछ तो बताते आ रहा है। अब अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करता हूं तो एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, तो प्रोडक्ट आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा? यहां पे 5/a के बराबर आ जाएगा। अभी इसका क्या करना है पता नहीं, तो इसको ऐसे ही मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है ना। वन सिंप्लीफिकेशन इज दैट, वन सिंप्लीफिकेशन इज दैट। अब आप यहां पे सोच सकते हो कि इसको स्क्वायर करके इक्वेट कर दें, तो स्क्वायर करके इक्वेट करो, या फिर आप डायरेक्टली यहां पे बोलो कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। आई थिंक बात सेम होना चाहिए, देख लो आप भी यहां पर करके। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac हम क्या कह रहे हैं, आपका 0 होना चाहिए, राइट। सो मतलब कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो 4 यहां से सेक्रीफाइस करवा सकते हैं। सो b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 5a के बराबर है। ये चीज भी हमने पहली इक्वेशन से ही डीकोड कर ली है। सो बहुत सारी चीजें हमने डीकोड कर ली, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, ऐसा लग रहा है, समझे ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ओके ओके, सो आपके पास में यहां पे अब जो सेकंड इक्वेशन है अभी तक हमने उठाई नहीं है, सेकंड इक्वेशन को भी उठा के देखते हैं। सेकंड इक्वेशन को अगर मैं उठाता हूं तो मुझे क्या पता है कि बीटा इज द अदर रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। लेकिन वैसा करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, समझो इस बात को। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन की मदद से लिखा है, ऐसे अगर आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन की मदद से भी कुछ चीजें लिख के रख सकते हो, बट वेरी सून यू विल रियलाइज कि करेंगे क्या उसका। सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आपका यहां पे 2b के बराबर होगा, एंड अल्फा बीटा आपका -10 के बराबर होगा, ठीक है। ये डेफिनेटली है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो मेन बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो एक्चुअली इसी बात से मिलेगा कि अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता है। अल्फा क्या करता है? इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहां पर जो है एक बढ़िया स्टेप है जो हमें ध्यान रखना है। वर्किंग क्या है देखो ध्यान से, हमें कह रहे हैं कि यार अल्फा जो है ना इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा एंड -10, ये आपका डेफिनेटली है ना यहां पे सेटिस्फाई होगा। इससे बेनिफिट क्या है कि हमारे पास में छोटे छोटे इक्वेशंस ऑलरेडी आके रखे हैं ना। जैसे अगर मुझे डालना है अल्फा यहां पे डाल सकता हूं मैं, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर भी यहां पे ये वाला वैल्यू डालने की जगह आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहां पे यही वाले वैल्यू को भी आगे कैरी कर सकते हो, राइट। जो भी आप करना चाहो, अल्फा स्क्वायर भी अगर यहां पे 5/a डालना है तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यू हैव चॉइस कि आप यहां पे आगे बढ़ना कैसे चाहते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि दो अलग अलग इक्वेशंस एक साथ नहीं पुश करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो अल्फा का वैल्यू है उसका स्क्वायर करके b स्क्वायर बाय a स्क्वायर यहां पे लिख लें, ठीक है ना। या इनफैक्ट एक काम करते हैं कि इसको अल्फा स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्या कहते हैं, चलते हैं यहां पर आगे अल्फा स्क्वायर ही रहने देते हैं। हमें तो यहां पे अल्फा पे कॉन्फिडेंस है ना, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर मैं डाल देता हूं b स्क्वायर बाय a के बराबर, नहीं b बाय a के बराबर, राइट। अच्छा अगर ये वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी है तो अब मैं आगे क्या सोच सकता हूं, अल्फा की वैल्यू मैंने यहां पे पिक करके डाल दी b बाय a के बराबर। अब यहां पे बन गया है b स्क्वायर बाय a। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके इसमें और एक छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई है, b स्क्वायर बाय a की वैल्यू खुद बता रही है कि 5 के बराबर है, पूरा पूरा कांस्टेंट ही रिप्लेस करवा दे रहा है। तो यार इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेट अस बेसिकली प्लग इन b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। यहां पे हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। सो अल्फा स्क्वायर -2 के साथ में यहां पे 5 रिप्लेस हो गया, -10 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर ही आ गया 20 के बराबर। अल्फा मतलब क्या आ गया आपका, अल्फा आपका 2√5 के बराबर आ गया, विच इज एग्जैक्टली वन ऑफ द कॉमन रूट्स। कॉमन रूट फाइंड करना ही टारगेट था क्या? नहीं, कॉमन रूट फाइंड करना टारगेट नहीं था, आगे और भी कुछ कैलकुलेशंस करवानी है वैसे, ठीक है ना। बट ये काफी बड़ी चीज हाथ लग गई कि अल्फा आपका कितना आ गया है, यहां पे 2√5 के बराबर आ गया है, ठीक है ना। आपको अल्टीमेटली निकाल के बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अब यहां पे बीटा आपका निकालने के लिए अब ये वाली इक्वेशन एक्चुअली काफी काम देगी आपको,
ठीक है ना। अल्फा बीटा का वैल्यू क्योंकि -10 है, तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यार 2√5 इंटू बीटा ये आपका -10 के बराबर होगा। तो यहां से हम बीटा निकाल सकते हैं कितना, आप 2 से डिवाइड करके यहां पर बना लोगे -5 एंड देन √5 से डिवाइड करके हो जाएगा -√5, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। अल्फा और बीटा आपके आ चुके हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो इसका स्क्वायर तो 20 हो गई, उसका स्क्वायर 5 होगा, दोनों को ऐड करोगे तो 25 इस क्वेश्चन में मतलब आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है। 25 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर, समझे क्या। सो आइडियली यहां पर भी उससे हेल्प मिली है कि हमने यहां पे क्या किया है, अल्फा सब्स्टिट्यूट किया है, लेकिन क्योंकि पहली वाली इक्वेशन बहुत अच्छी थी तो रादर देन सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली हमने यहां पे छोटे छोटे इक्वेशंस पहली वाली इक्वेशन की मदद से ही लिख के रख ली है, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन भी अल्टीमेटली देखो काम तो आया ही है, इसको भी जो हमने यहां पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ज्यादा इक्वेशन अगर आप लिख लो, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 भी हमने कहीं यूज नहीं किया, ज्यादा इक्वेशन लिख लो जैसे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/a भी हमने कहीं यूज नहीं किया। लेकिन अगर आप ज्यादा इक्वेशन लिख के रखते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी काम आ रही है उतनी आप यहां पे यूज करो, बाकी जाने दो, राइट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज दिस। सपोज एबीसी जो है वो आपके रियल है और आपको दिया हुआ है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है हैव अ कॉमन रूट। नाउ दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस टू सॉल्व। अगर आपको ये दिख जाता है अगर कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन 0 है, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, समझे क्या। तो क्या आपको दिखा कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, बड़ी आसानी से दिख रहा है, काफी बड़ा सी का वैल्यू यहां पे, तो b² - 4ac अगर आप यहां पे करते हो तो 25 में से पता नहीं बहुत बड़ा वैल्यू 128 वगैरह कुछ तो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ठीक है ना। सो d का वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अगर आप abc को रियल ऑलरेडी बोल रहे हो, मतलब इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे नजर आते हैं, यहां पे p + iq ले लेते हैं, चलो। एक अगर p + iq है तो दूसरा आपका p - iq होगा फॉर श्योर। यही पैटर्न में आपके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और ये रूट्स कैसे होंगे, हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। अगर आपके रियल कोएफिशिएंट्स हैं और अगर एक रूट आपका इमेजिनरी आया है, जो कि आना ही चाहिए क्योंकि ये बोल रहा है कि एक कॉमन रूट है, तो क्योंकि इसके अंदर जो रूट्स हैं वो ये और ये हैं, ये और ये हैं, हमने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन इसी तरह से कुछ तो आने वाला है। अगर ये रूट्स यहां पे आपको नजर आ रहे हैं तो इनमें से ही कोई ये कॉमन रूट यहां पे भी नजर आ रहा है, तो लेट अस से वो प्लस वाला रूट है जो कॉमन नजर आ रहा है। लेकिन अगर वो आपको कॉमन नजर आ रहा है तो वी डोंट हैव चॉइस, द अदर रूट आल्सो हैज टू बी प्रेजेंट देयर। क्योंकि जब भी रियल कोएफिशिएंट्स आपके पास में होते हैं किसी भी इक्वेशन के और उसके अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो हमेशा कॉम्प्लेक्स पेयर में ही आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्मेट में ही आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। बट जैसे आप ये कहते हो तो आप ये बोलना चाहते हो कि यार दोनों रूट्स मतलब यहां पे आ गए कॉमन। इन्होंने भले यहां पे बोला है अ रूट कॉमन, बट यूजिंग द कंडीशन विच वी कैन सी इन द क्वेश्चन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छा लेकिन दोनों कॉमन हो जाने चाहिए। और अगर दोनों कॉमन हो जाने चाहिए इसका मतलब क्या है, दोनों कॉमन हो जाने चाहिए मतलब आपके जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब a/2 हैज टू बी सेम एज b/5 हैज टू बी सेम एज c/16 एंड इसको अगर आप चाहो तो किसी लैम्डा क्वांटिटी के बराबर बोल सकते हो। सो a आपका यहां पे 2 लैम्डा, b आपका 5 लैम्डा एंड c आपका 16 लैम्डा होना चाहिए, ठीक है ना। एंड नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस रेशियो जो क्वेश्चन में पूछा है तो वहां पे आप ये रिप्लेसमेंट्स करवा के देखो, ठीक है ना। देयरफॉर a + b + c अपॉन a - b + c कितना हो जाएगा, a + b + c अगर मैं करता हूं यहां पे तो ये हो जाएगा आपका 21 23 लैम्डा। एंड अगर मैं a + c - b करता हूं, a + c इज 18 - c करता हूं तो यहां पे 13, राइट। सो लैम्डा हो जाएगा कैंसिल, इसलिए यहां पर इन्होंने रेशो भी पूछा है ताकि आपका कुछ फाइनाइट वैल्यू बने। सो 23/13 मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर प्रीटी इजी टू आइडेंटिफाई, है ना। मोस्टली आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यार जो इन्होंने यहाँ पे स्पेशली जब रेशो वगैरह पूछा जाता है बिकॉज द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर हैज टू कैंसिल आउट, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस में यूजुअली रेशो ही आपसे पूछा जाएगा। सो दैट अगेन इज काइंड ऑफ ए हिंट कि आप ये नोटिस करो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 निकल रहा है, राइट। एंड विद दैट आई गेस वी आर डन। अगर आप यहाँ पे फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन PYQs आर द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस। अगर आपके इसमें एक अच्छा मटेरियल है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, जहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार यू आर लैकिंग द क्वालिटी मटेरियल
है ना, देन क्वालिटी मटेरियल जेईई मेन के केस में आपके जो पीवाईक्यूज हैं उनसे बेटर क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये बहुत सारी बुक्स देखने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंड इसमें अच्छी बात ये भी होती है कि यार जो टॉपिक आपका ज्यादा पूछा जा रहा है वही अल्टीमेटली आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वही ज्यादा रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स आपके हो जाते हैं इफ यू बेसिकली सॉल्व पीवाईक्यूज, है ना। तो आप यहाँ पे मार्क्स ऐप के बारे में आएंगे, सारे बच्चे जानते होंगे। अच्छी बात यह है कि आपका जो लर्निंग है वो तो जेईई मेन जेईई एडवांस, है ना, जेईई मेन जेईई एडवांस का यहाँ पर होता है। बट उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ भी करो, एमएससी सीईटी दो, एनडीए दो, बिटसेट दो, है ना, केसीईटी दो, डब्ल्यूबीजीए दो, आपको यहाँ पे जो भी पेपर देना है उसके बाद में आप फॉर्म फिल करके अपना पेपर तो देते ही हो, ठीक है ना। सो इफ यू वांट टू सी कि नहीं यार एग्जैक्टली जेईई मेन के अंदर तो किस तरह के सवाल आ रहे हैं मुझे ऑलरेडी आइडिया है, बिटसेट के अंदर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल जेईई में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली गो टू दैट सेक्शन एज वेल। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक में, है ना, कितने सवाल पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक में 65 क्वेश्चंस अभी यहाँ पे अपलोडेड हैं। एंड देन टॉपिक वाइज अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो देन दिस इज द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। यही सेम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा, हर एक पेपर में देखने के लिए मिलेगा। वेस्ट बंगाल जेईई के साथ साथ यहाँ पे जेईई मेन के लिए अगर आप जाते हो, सो क्वाड्रेटिक में जाओगे तो आपको पता चलेगा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में कि अच्छा जो हमारा कॉमन रूट का सवाल है वहां पे 13 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, मतलब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ऑफ 199 क्वेश्चंस दैट आर अपलोडेड, है ना, जो आपके पीवाईक्यूज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसमें से 135 क्वेश्चंस रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के हैं। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली गेट टू नो कि अच्छा ओके, है ना, ये मस्ट डू टॉपिक्स क्यों हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा सवाल यहीं पे आपके बन रहे हैं, राइट। सो आप जहां पर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी के आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो दैट वे यू बेसिकली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज। एंड बाकी आपको यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उनका अगर पीडीएफ चाहिए देन आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है। बी ऑन दैट टेलीग्राम चैनल ताकि आपको यहाँ पर रेगुलर टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, आपको साथ ही साथ यहाँ पर जो नोट्स यहाँ पे यूज करना है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स व्हाट इट। आपका यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर सेशन था काफी ईजी टू हैंडल था, है ना, काफी ईजिली हमने यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। होपफुली, है ना, यू विल प्रैक्टिस फर्दर एंड क्रिएट गुड कॉन्फिडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।